हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपी ऑर्डिनरी पढ़ाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का ऑल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। जैसा कि हम लोगों को पता है कि सीबीएसई ने इस बार एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। क्या चेंज किया है कि जो आपके जो टर्म 1 होने वाले ना नवंबर के आसपास में, उसमें सारे सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के आपके पास 4 ऑप्शन होंगे एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। ओके, now as we have already completed the chapter the story of village Palampur in previous videos, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ओके, देखो चैप्टर्स पढ़ने के बाद ये ज़रूरी है कि हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देख ले ताकि पता चले एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं ना इस चैप्टर से हम लोग सारे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन सीरीज। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन सीरीज़। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर में कौन सा एक्टिविटी मेन था? तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ लिया है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट, विच वॉज द नियरेस्ट विलेज ऑफ पालमपुर एंड एट वॉट डिस्टेंस इट वॉज लोकेटेड। जो विलेज पालमपुर का सबसे नज़दीक में जो गांव था वो कौन सा था और कितनी दूरी पे था? तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि रायगंज जो है वो पालमपुर विलेज का सबसे नेबर है, सबसे निकट, सबसे नियरेस्ट विलेज है जो कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। सो आंसर क्या होगा? सी, रायगंज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियरेस्ट टाउन टू विलेज पालमपुर। जो पालमपुर के बगल में शहर था वो कौन सा था? तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या? शाहपुर। शाहपुर जो टाउन है वो विलेज पालमपुर के क्या था? नियरेस्ट टाउन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ विलेज पालमपुर। जो विलेज पालमपुर में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टोटल 450 फैमिलीज इन द विलेज पालमपुर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन ऑफ एससी इन पालमपुर वॉज। ये पूछ रहा है ना कि आपके नंबर ऑफ दलित्स कितने थे विलेज पालमपुर में। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/3 क्या था? नंबर ऑफ दलित्स से। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी, 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन क्या थे वहाँ पे? दलित्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितने ऐसे फैक्टर है जिन पे आपका डिपेंड करता है प्रोडक्शन? तो दे आर 4 बेसिक फैक्टर ऑन विच प्रोडक्शन डिपेंड्स। ओके, तो आंसर बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन से इसमें है जो कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं? लैंड आते हैं, लेबर आते हैं, कैपिटल आते हैं, ह्यूमन कैपिटल आते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसेस ऑन टूल्स, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट्स इज नोन एज। वैसे खर्च जो आप टूल्स पे करते हो, मशीन्स पे करते हो और अदर इक्विपमेंट्स पे करते हो क्या कहलाते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज नोन एज। जो पैसे आप रॉ मटेरियल पे खर्च करते हो और जिस पैसे से आप लोगों को सैलरी देते हो वो किस में आते हैं? तो वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड्स। कितने % लोग ऐसे थे जो अपना जीवन यापन करने के लिए फार्मिंग पे डिपेंड थे? तो आंसर इज 75%, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर खरीफ क्रॉप्स। राइस क्या खरीफ क्रॉप्स है? सही है। कॉटन सही है, ज्वार सही है, बाजरा सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे क्या है? खरीफ क्रॉप्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप्स। इसमें कौन से रबी क्रॉप्स में आते हैं? तो वीट, ग्राम, पी, सब सारे क्या है? रबी क्रॉप्स है। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सीजन खरीफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। कौन से सीजन में खरीफ क्रॉप्स का कल्टिवेशन होता है? तो हमने पढ़ा था कि जब जून जुलाई के आसपास में पहली बारिश इंडिया में होती है तो उसी टाइम खरीफ क्रॉप्स का कल्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर क्या होगा? मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीजन इज बेस्ट सुटेड फॉर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के लिए सीजन कौन सा सीजन बेस्ट है? वी ऑल नो दैट विंटर इज
बेस्ट सूटेड फॉर रबी क्रॉप्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द थर्ड क्रॉप कल्टिवेटेड बाय द फार्मर्स ऑफ विलेज पालमपुर मोस्टली, जिससे कि हम लोगों ने देखा था कि कम से कम 2 क्रॉप्स वो लोग ग्रो कर ही रहे थे, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, तो बीच में वो एक और क्रॉप्स लगा रहे थे जिसका नाम था पोटैटो, तो पोटैटो इज राइट हियर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर, ऐसा क्या कारण था कि विलेज पालमपुर के किसान एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे, तो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन सही है, मल्टीपल क्रॉपिंग हाँ ये भी एक कारण था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड हाँ ये भी एक कारण था, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, डी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज, अगर एक ही सेम पीस ऑफ लैंड से एक से ज़्यादा क्रॉप अगर आप एक साल में ग्रो कर पा रहे हो तो सो आप क्या कहते हो, इसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कौन से साल में इंडिया में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आया था 1967 से 1968 के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एज वी ऑल नो दैट MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, so answer B is correct here, MS Swaminathan is the right answer here. Okay, next question, who was known as the father of green revolution in world, वर्ल्ड में किन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वर्ल्ड में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप्स वर ग्रोन मोस्टली ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा ग्रो किया गया, तो आंसर इज़ वीट और राइस, क्योंकि यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में इंडियन फार्मर्स को इनकरेज किया गया कि आप ज़्यादा वीट और ज़्यादा राइस ग्रो करिए। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स रिक्वायर, अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड इस्तेमाल कर रहे हो यूजिंग HYV तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, ज़्यादा पानी, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और ज़्यादा पेस्टिसाइड, तो आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस डैश अमाउंट ऑफ ग्रेन्स एज कॉम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो HYV सीड है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है एज कॉम्पेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, तो आंसर क्या होगा, ग्रेटर, तो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स ऑफ विच स्टेट वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया, किस स्टेट के किसान ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड से कल्टीवेशन स्टार्ट किया था, तो आंसर इज़ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स ने सबसे पहले क्या ट्रेडिशनल मेथड को छोड़कर मॉडर्न फार्मिंग मेथड के हेल्प से कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which with the help of HYV the production of wheat increases from, अगर आप HYV से मतलब उस समय जब खेती हुआ था तो बोलता है कि प्रोडक्शन कितना बढ़ गया था वीट का, तो प्रोडक्शन बढ़ गया था 1300 kg पर हेक्टेयर टू 3200 kg पर हेक्टेयर, मतलब जहाँ पे पहले ट्रेडिशनल सीड्स के हेल्प से 1300 kg पर हेक्टेयर हो रहा था, अब कितना हो रहा है 3200 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सिर्फ 2 ही नेगेटिव इम्पैक्ट थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, पहला था लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड दूसरा था डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर, तो ऑप्शन क्या होगा, बी, बोथ A and C, सॉइल फर्टिलिटी भी खत्म हो रहा था और ग्राउंड वाटर भी खत्म हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज वर लैंडलेस, कितने ऐसे फैमिली थे जो लैंडलेस थे, तो जो मोस्टली दलित लोग थे ना वही लैंडलेस थे, और दलित लोग का कितना नंबर फैमिलीज था, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, ऐसे कितने फैमिलीज पालमपुर विलेज में थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड था, तो आंसर इज 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग लैंड मोर देन 2 हेक्टेयर्स, ऐसे कितने फैमिली थे विलेज पालमपुर में जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड था, तो आंसर इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्कड एज लेबर इन विलेज पालमपुर, कौन लोग थे जो एज अ लेबर काम कर रहे थे विलेज पालमपुर में, तो स्मॉल फार्मर्स और फार्म लेबर्स, यही दोनों तो थे जो एज अ लेबर काम कर रहे थे विलेज पालमपुर में, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट, द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर
सेट बाय द गवर्नमेंट वाज, जो गवर्नमेंट इन्हें कम से कम मिनिमम वेजेस जो सेट किया गया था विलेज पालनपुर में कितना था, तो आंसर इज 60 रुपीज़ पर डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल फ्रॉम, जो स्मॉल फार्मर्स थे वो अपना कैपिटल का अरेंजमेंट कहाँ से करते थे, लार्ज फार्मर्स से करते थे, विलेज मनी लेंडर से भी करते थे और ट्रेडर से भी करते थे। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ देम। जो स्मॉल फार्मर्स थे वो लार्ज फार्मर से भी पैसे लेते थे, विलेज मनी लेंडर से भी पैसे लेते थे और जो ट्रेडर्स थे उससे भी पैसे लेते थे। तो आंसर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर अरेंज देयर कैपिटल फ्रॉम, जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे वो अपना अरेंजमेंट कहाँ से करते थे कैपिटल का, तो उनके पास खुद का इतना सेविंग था कि उनको किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो आंसर क्या होगा, ओन सेविंग इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, जो मार्केट में वीट सप्लाई हो रहा था एक्चुअली कर कौन रहा था, तो हम लोगों ने पढ़ा है एक चैप्टर में कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे वही तो एक्चुअली में वीट सप्लाई कर रहे थे। स्मॉल फार्मर के पास वीट बचता कहाँ था बेचने को, क्योंकि वो रख लेते थे खाने के लिए, एक तो उनके पास प्रोडक्शन बहुत कम था तो वो सप्लाई कर नहीं पाते थे मार्केट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लार्ज फार्मर डू विथ इज लार्ज अर्निंग, जो बड़े किसान थे उनका अर्निंग भी काफ़ी बड़ा था, तो वो करते क्या थे इतने अर्निंग का, तो वो करते थे कि वो कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखते थे, सही है, कुछ पैसा वो देते थे स्मॉल फार्मर को एज अ लोन, ये भी सही है, और अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट सीजन, अगले सीज़न के लिए वो अपना कैपिटल रखते थे इस पैसे से, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल वर इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, कितने परसेंट लोग ऐसे थे जो नॉन फार्मिंग पे डिपेंड थे अपने जीवन यापन के लिए, तो 75% लोग तो डिपेंड किस पे थे, फार्मिंग पे डिपेंड थे, तो सिर्फ 25% ही लोग ऐसे थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंड थे अपने जीवन यापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर कॉमन एक्टिविटी आफ्टर फार्मिंग, फार्मिंग के बाद जो दूसरा सबसे मेन एक्टिविटी था वो क्या था, डेयरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन विलेज पालनपुर, जो सबसे ज़्यादा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कौन सा ऐसा सेक्टर था जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा था, फास्टली ग्रो कर रहा था, तो वो था तुम्हारा ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन ऑफ लैंड इन विलेज पालनपुर, जो विलेज पालनपुर में लैंड को हम लोग मेज़र करते थे वो किससे मेज़र करते थे, तो नॉर्मली वहाँ पे हेक्टेयर मेज़र करते थे, और 1 हेक्टेयर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, देखो डेयरी क्या था, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी था, ट्रांसपोर्ट क्या था, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी था, शॉपकीपर्स क्या था, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी था, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग या फिर स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज क्या था, ये भी तुम्हारा क्या था, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ था। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, जितने भी लिखे हुए ना एक्टिविटी सारे क्या थे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ थे विलेज पालनपुर में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट फैक्टर प्रोडक्शन, कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल था विलेज पालनपुर में, तो लेबर। हम लोगों को पता है कि विलेज पालनपुर में लेबर्स काफ़ी ज़्यादा थे और काम काफ़ी कम था, तो सबसे ज़्यादा जो प्रचुर मात्रा में फैक्टर और प्रोडक्शन जो हमारे पास अवेलेबल था वो था लेबर। ओके, ये थे आपके टॉप 40 MCQs ऑफ द स्टोरी विलेज पालनपुर। ओके, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इस क्वेश्चंस का लिंक दे दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।